हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो एट लास्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड जनवरी ट्रांसफर विंडो में साइनिंग्स कर चुके हैं और वो भी दो साइनिंग्स एक ही दिन में दो हियर वी गो आ चुका है फॉर पैट्रिक डोरगू एंड एडन हेवन। तो ये वीडियो में बात करेंगे ये दो ट्रांसफर को लेके और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड से दूसरे जितने सारे अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द ट्रांसफर मार्केट और उसी के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग की दूसरे जितने क्लब्स में मेजर कोई अपडेट है उसी को लेके भी थोड़ा बहुत बातें करेंगे ये वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर और मैनचेस्टर यूनाइटेड से कल दो हियर वी गो आ चुका है, वन फॉर एडन हेवन और दूसरा आपका पैट्रिक डोरगू के लिए। तो देखिए पैट्रिक डोरगू का जो डील है वो कंक्लूड हुआ है 30 मिलियन यूरो और उसी के साथ 5 मिलियन एड-ऑन्स जो कि डिफिकल्ट टू अचीव है। अगर इसको पाउंड पे कन्वर्ट करूं तो आपका आता है 25 मिलियन पाउंड और उसी के साथ एड-ऑन का जो वैल्यूएशन आता है वो आता है आपका 4.1 मिलियन पाउंड। तो डोरगू के ट्रांसफर को लेके जो अपडेट्स इससे पहले आ रहा था वहां पे ऐसा ही सुनने को आ रहा था कि डोरगू के लिए लिच्चे 40 मिलियन यूरो से नीचे नहीं मानना चाह रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी 2 बिड कर चुके थे टू लिच्चे, लेकिन दोनों ही वक्त वो बिड रिजेक्टेड हुआ। तो हम लोग को लग रहा था कि 40 मिलियन यूरो के आसपास जब तक हम लोग बिड सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये डील शायद गो थ्रू नहीं होगा इन आवर फेवर। लेकिन यहां पे आपको फिर से इनियोस को वो क्रेडिट देना होगा कि दे हैव डन प्रीटी वेल इन दिस ट्रांसफर और उसी के साथ वो लोग अच्छा है नेगोशिएशंस में, जो कि पहले ग्लेजर्स के अंदर जो जॉन मूटर वगैरह थे वो लोग नहीं कर पाते थे कि हम लोग को एक यूनाइटेड टैक्स की जो हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर मार्केट में हर वक्त जब हम लोग कोई प्लेयर खरीदने जाते हैं तो हम लोग को एक यूनाइटेड टैक्स देना पड़ता है, जो कि लास्ट वाले समर में भी हम लोग को नहीं देखने को मिला है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि उस वक्त भी इनियोस डिड प्रीटी वेल इन ईच एंड एवरी ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। और उसी के साथ हम लोग मार्केट में एक परसेप्शन सेट कर रहे हैं रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड के हम लोग अभी वो यूनाइटेड टैक्स की जो बात करते हैं वो हम लोग नहीं देंगे। हम लोग अगर कोई प्लेयर को साइन करते हैं तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में। ये चीज समर में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से देखने को मिला था और फिर से जनवरी ट्रांसफर मार्केट में ये चीज देखने को मिला है, क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा था कि 40 मिलियन यूरो के आसपास वो लोग मांग रहे थे लिच्चे, जो कि एकदम सही है फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 3 महीने पहले ही पैट्रिक डोरगू एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लिच्चे में जो कि आपका 2029 तक है और उसी के साथ लिच्चे का रिलीगेशन बैटल भी चल रहा है उनके लीग में। तो इसीलिए अगर आप सोच के देखो द अमाउंट ऑफ टाइम रिमेनिंग ऑफ हिज करेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसी के साथ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है पैट्रिक डोरगू लिच्चे के लिए, उसी लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 40 मिलियन का जो आस्किंग प्राइस है वो बहुत ही जायज है उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे पहले भी जितने भी सारे क्लब्स इंटरेस्टेड थे फॉर पैट्रिक डोरगू उनके सामने भी लिच्चे ने वही अमाउंट डिमांड किया था। लेकिन एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हम लोग ये नहीं चाह रहे थे कि 40 मिलियन यूरो के आसपास हम लोग बीट करें, भले ही वो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है, लेकिन हम लोग ओवर पे नहीं करना चाह रहे थे एट द सेम टाइम, क्योंकि पैसे को लेके जो फ्लेक्सिबिलिटी यूनाइटेड में होना चाहिए वो हम लोग के पास नहीं है, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन यहां पे ही इनियोस को आपको क्रेडिट देना होगा कि वो लोग 25 मिलियन पाउंड्स या फिर 30 मिलियन यूरो जो भी आप कह लो उसमें ये डील कंक्लूड कर लिए है। प्लेयर एग्रीमेंट है उसमें भी कोई इश्यूज नहीं हुआ है, क्योंकि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है जैसा कि फैब्रिजियो ने रिपोर्ट किया था। और उससे पहले एक दिन पहले से ही फैब्रिजियो ये चीज कह रहे थे कि अगले 24 या 48 घंटे के अंदर शायद हियर वी गो आप लोगों को सुनने को मिलेगा और वही हुआ है कि पैट्रिक डोरगू का हियर वी गो कल आ गया है। और उसी के साथ अभी ऐसे ही न्यूज आ रहे हैं कि मेडिकल भी बुक हो चुका है, तो बहुत जल्दी ही विल फ्लाई टू मैनचेस्टर और उसी के साथ अपना जब मेडिकल वो कंप्लीट कर लेगा उसके बाद मेरे ख्याल से क्रिस्टल पैलेस वाला मैच में उसको शायद स्क्वाड में इंक्लूड किया जा सकता है, मतलब वो स्टार्ट नहीं करेगा लेकिन बेंच पे रह सकता है। और उसके बाद लेस्टर के साथ जो एफए कप में मैच है उसमें तो जरूर वो स्टार्ट करेगा। तो देखिए बहुत दिन के बाद एक ऐसा साइनिंग हम लोग को देखने को मिला है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि अगर आप सोच के देखिए कि लास्ट सीजन से लेके अभी तक लेफ्ट विंग बैक में या फिर लेफ्ट बैक पोजीशन में कोई भी नेचुरल लेफ्ट फुटेड प्लेयर हम लोगों के लिए खेला ही नहीं, मतलब लुक शॉ तो अवेलेबल ही नहीं थे और उसी के साथ टायरिल मलासिया का भी इंजरी था। तो इसीलिए हम लोग जो चाह रहे थे कि लेफ्ट
लेफ्ट बैक या लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में एक नेचुरल लेफ्ट फुटेड प्लेयर हम लोग के पास हो, वो हम लोग को नहीं मिल रहा था और उसी के चक्कर में टीम का जो बैलेंस है एट द बैक वो बिगड़ रहा था और उसके साथ अटैकिंग में भी हम लोग के इश्यूज हो रहे थे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी डिलीवरी हम लोग को बॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम लिसांड्रो मार्टिनेज। तो यहीं पे ये साइनिंग हम लोग के लिए काम कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इस प्लेयर को, जो कि बहुत ही यंग है, 20 साल का ही है, उसका पहले से ही ज्यादा हाइप मत कर दो। ऐसा नहीं है कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसको वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना पड़ेगा, उसको वो चीज प्रूव करना पड़ेगा इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। एंड इंग्लिश प्रीमियर लीग में कितना ज्यादा ये लीग कॉम्पिटिटिव है, कितना ज्यादा फिजिकल है, पेसी है, ये तो सब लोग को मालूम ही है। ही हैज ऑल दोस ट्रेट्स जो कि हम लोग चाह रहे थे एज ए लेफ्ट विंग बैक, वो हम लोग को मिलेगा इन पैट्रिक डोरगू, क्योंकि वो बंदा फिजिकल है, वो इंटेंसिटी लाता है गेम में और उसी के साथ लेफ्ट फुटेड एक नेचुरल विंग बैक होगा हम लोग की टीम में, जो कि हम लोग की टीम को बैलेंस करेगा बिसाइड लिसांड्रो मार्टिनेज। और जो पॉइंट मैं हमेशा कहता हूं कि मॉडर्न फुटबॉल में बिफोर यू बिकम अ गुड फुटबॉलर यू हैव टू बिकम अ गुड एथलीट, तो ये सारे ट्रेड्स उसमें हैं जो कि हम लोग के लिए बहुत ही सही है क्योंकि ऐसे ही एक प्लेयर प्रोफाइल के पीछे हम लोग जाना चाह रहे थे। तो ये सारी चीजों को अगर आप कंसीडर करो तो वो हम लोग के लिए एकदम आइडियल एक साइनिंग होता है। लेकिन लेट मी टेल यू वंस अगेन कि जी हां, एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई एम ऑब्वियसली एक्साइटेड अबाउट दिस साइनिंग, लेकिन अभी भी ही इज प्रीटी यंग, उसको अभी भी बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है। पहले दिन से ही आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसको स्काई हाई मत कर लेना, जो कि हम लोग अक्सर करते हैं। आप देख ही सकते हो कि जितने भी सारे अटैकिंग प्लेयर्स हैं वो सारे आपका यंग प्लेयर्स हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग वर्ल्ड क्लास प्लेयर की तरह हर दिन वीक इन वीक आउट वो आउटपुट देगा, जो कि नहीं है क्योंकि दिस प्लेयर्स, दिस सेट्स ऑफ प्लेयर्स आर नॉट फिनिश प्रोडक्ट। ये लोग को वहां पे पहुंचने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा और उसके लिए टाइम चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये प्लेयर को लेके आप ऑब्वियसली यू कैन फील एक्साइटेड, लेकिन इस प्लेयर को ज्यादा हाइप मत करो, उसको पहले खेलने दो, उसको टीम के साथ जेल इन होने दो, उसके बाद देखते हैं 1-2 सीजन के बाद कि हम लोग कहां तक जाते हैं। और इसके साथ चलिए बात कर लेते हैं एडन हेवन वाला जो डील है उसको लेके भी, क्योंकि एडन हेवन को हम लोग आर्सेनल से लेके आए हैं और जैसे कि सब लोग को मालूम है कि लास्ट ट्रांसफर मार्केट में भी हम लोग चिदो ओबी मार्टिन को आर्सेनल के एकेडमी से ही लेके आए थे। तो ऐसा क्या हो रहा है कि आर्सेनल के एकेडमी से प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के एकेडमी में आना चाह रहे हैं? इस चीज को लेके लास्ट वाले ट्रांसफर मार्केट में भी मैंने बात किया था, इस वीडियो में भी उसको मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूं। वो ये कि देखिए आर्सेनल में एक तो बात है कि अगर एडन हेवन वाला जो डील है उसको लेके मैं बात करूं तो एडन हेवन आर्सेनल में सेंटर बैक पोजीशन में खेलते थे, जो कि एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, लेकिन ये बंदा एज अ सीडीएम भी खेल सकता है और वो आर्सेनल में सीडीएम ही खेलना चाह रहे थे। लेकिन करंटली आर्सेनल के टीम में मिडफील्ड पोजीशंस में बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए आर्सेनल के फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट होने में उसको वक्त लगेगा। और यही एक मेरे ख्याल से एक बड़ा सा रीजन है कि आर्सेनल से एकेडमी प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड में ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा टीम है जहां पे आपको फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैनचेस्टर यूनाइटेड में हेवन जैसे प्लेयर को हम लोग एज ए सेंटर बैक लिसांड्रो मार्टिनेज की बैकअप की तरह भी यूज कर सकते हैं और उसी के साथ डीएम पोजीशन में भी उसको एज ए बैकअप यूज कर सकते हैं। लास्ट समर में जैसे हम लोग चिदो ओबी मार्टिन, सेगू कोने ऐसे प्लेयर्स के पीछे गए थे, इस ट्रांसफर विंडो में हम लोग डिएगो लियोन, पैट्रिक डोरगू, उसी के साथ एडन हेवन ऐसे प्लेयर्स के पीछे जा रहे हैं। ऐसे साइनिंग्स को देख के ये साफ साफ पता चलता है कि जेसन विलकॉक्स एंड क्रिस्टोफर वीवेल की फिंगरप्रिंट्स साइनिंग्स है ये सारे, और इसीलिए मेरे ख्याल से इनियोस को आपको वो क्रेडिट देना होगा कि देयर इज अ क्लियर कट प्लान कि हम लोग के पास पैसों की फ्लेक्सिबिलिटी तो ज्यादा नहीं है, तो ये सारे प्लेयर्स दूसरे टीम में फर्स्ट टीम में खेलने से पहले ही इनको हम लोग ले आते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। उसके बाद ये प्लेयर्स को हम लोग धीरे धीरे फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद ये प्लेयर्स अगर चल जाता है हम लोग के लिए तो बेहतर है। उसके बाद फ्यूचर में अगर चाहे तो इस प्लेयर्स को हम लोग बेच पाएंगे, उसमें अच्छा खासा पैसा हम लोग को मिलेगा। और दूसरी बात, अगर ये प्लेयर्स नहीं भी चलते हैं तो हम लोग के लिए पैसों के मामले में हम लोग को लॉस फेस नहीं करना होगा। दूसरे टीम के अगर फास्ट 11 में कोई यंग प्लेयर्स ऐसे खेल लेते हैं तो उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है और आपको फालतू में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो इसीलिए ये अप्रोच फ्रॉम इनियस आई रियली लाइक्ड इट। और उसी के साथ अभी बात कर लेते हैं जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है जनवरी ट्रांसफर मार्केट में, हम लोग क्या दूसरे
कोई प्लेयर के पीछे जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए अभी फैब्रिजियो का लेटेस्ट रिपोर्ट अगर मैं मान के चलूं तो वहां पे ऐसा ही रिपोर्टेड हुआ है कि करीम अडियमी के पीछे जो नेपोली जा रहे वाले थे वहां पे उन लोगों को कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है और अभी सिचुएशन ऐसा ही है कि करीम अडियमी शायद डॉर्टमुंड में रुक जाएगा। तो अडियमी अगर डॉर्टमुंड में रुक जाता है तो हो सकता है कि नेपोली फिर से गर्नाचो के पीछे आए, लेकिन गर्नाचो के लिए हम लोग जो आस्किंग प्राइस रखा है सामने 60 मिलियन पाउंड्स, उससे हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि एक तो ट्रांसफर मार्केट में ज्यादा दिन नहीं बचा है, अगर गर्नाचो को भी हम लोग जाने देते हैं तो हम लोग को उसके लिए एक रिप्लेसमेंट, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉसिबल सा टास्क लग रहा है अभी इन ट्रांसफर मार्केट में। अगर ये समर ट्रांसफर मार्केट होता तो हम लोग को उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि रिमेनिंग ऑफ द डेज इन दिस ट्रांसफर मार्केट हम लोग अलेहांद्रो गार्नाचो को जाने देंगे। और दूसरी तरफ चेल्सी से भी जो बिड की बात हम लोग सुन रहे थे, बहुत दिनों से सुन रहे थे कि चेल्सी विल कम फॉर अलेहांद्रो गार्नाचो, वहां पर भी अभी हम लोग को नहीं लग रहा है कि चेल्सी आएगा अलेहांद्रो गार्नाचो के लिए। चेल्सी या नापोली कोई लोग आते हैं तो हम लोग प्राइस के मामले में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूं इट इज हाईली अनलाइकली फॉर अस टू सेल गार्नाचो सो लेट इन दिस ट्रांसफर मार्केट। और उसी के साथ अगर मार्कस राशफोर्ड को लेके मैं बात करूं तो देखिए फुलहम वाला मैच के बाद जो स्टेटमेंट आया था फ्रॉम रूबेन अमोरिम, उसको सुनने के बाद तो सभी को अंदाजा लग ही चुका है कि रूबेन अमोरिम के लिए और इस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के लिए मार्कस राशफोर्ड की वापस आने का जितने भी सारे दरवाजे थे वो सारे दरवाजे बंद हो चुका है। तो किसी भी तरीके से मार्कस राशफोर्ड को हम लोग क्लब से निकालना चाहते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है वो तो ऑब्वियसली मार्कस राशफोर्ड की सैलरी है, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि जितने भी दिन बचा है ट्रांसफर मार्केट में वहां पे शायद बार्सिलोना आ जाए मार्कस राशफोर्ड के लिए, जहां पे मार्कस राशफोर्ड अपना जो सैलरी की जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा लोअर करेंगे और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड भी एक पार्ट ऑफ द सैलरी उसका बेयर करेगा, क्योंकि अगर मार्कस राशफोर्ड का मूव होता है तो वो आपका लोन मूव ही होगा, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। और बार्सिलोना में जाके मेरे ख्याल से मार्कस राशफोर्ड अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्कस राशफोर्ड जो डायरेक्टनेस फुटबॉल में लाते हैं और जो पसंद करते हैं उसके गेम में, उसकी प्रोफाइल वाइज वो चीज बार्सिलोना में उसको मिलेगा। एज ए बैकअप प्लेयर, बैकअप अटैकर मेरे ख्याल से मार्कस राशफोर्ड विल बी वेरी गुड फॉर बार्सिलोना, और इसीलिए मेरे ख्याल से बार्सिलोना फैंस भी मार्कस राशफोर्ड को लेके थोड़ा बहुत एक्साइटेड है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि हम लोगों को शायद डेडलाइन डे में भी ये ट्रांसफर कंक्लूडेड होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो रिलेशन है मार्कस राशफोर्ड का वो बिल्कुल ही टूट चुका है। इसके बाद फिर से टीम में वापस आना और मैच में जाके खेलना अंडर रूबेन अमोरिम, ये अभी तो इम्पॉसिबल लग रहा है फॉर मार्कस राशफोर्ड। तो अगर हम लोग अभी कोई प्लेयर के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि एक स्ट्राइकर के लिए जाए, वो भी लोन में। रिपोर्ट्स आ रहे हैं ऐसे कि मैथेस टेल बायर्न म्यूनिख से जाना चाहते हैं और वो भी जनवरी ट्रांसफर विंडो में। तो मैथेस टेल के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग एक लोन मूव के लिए ही जा पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी हम लोग के क्लब से कोई प्लेयर का बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर कैसेमीरो के लिए सऊदी से कोई ऑफर आ जाता है या फिर मार्कस राशफोर्ड को हम लोग बार्सिलोना में मूव आउट कर देते हैं तो तब हम लोग मैथेस टेल के पीछे जा पाएंगे। लेकिन मैथेस टेल भी एक यंग प्लेयर है, उससे भी आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। अगर आप गेम देखते हो तो हॉयलैंड अगर नहीं चलता है तो हॉयलैंड की जगह पे हम लोग अगर जर्जी को भी लाते हैं, वो बंदा भी गोल गारंटीड नहीं करता। तो इसीलिए अगर मैच में कुछ अलग करना है तो हम लोग के पास वो ऑप्शन होने चाहिए। तो इसीलिए मैथेस टेल के पीछे हम लोग जा सकते हैं, लेकिन उसका भी चांसेस लेट मी टेल यू बहुत ही कम है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि यहीं पे आ रहे हैं चेल्सी, क्योंकि चेल्सी आर रियली इंटरेस्टेड इन मैथेस टेल, क्योंकि क्रिस्टोफर इनकुंकू शायद चेल्सी से बाहर जा सकते हैं। और यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए क्रिस्टोफर इनकुंकू बहुत ही बढ़िया प्लेयर होगा, तो मैं कहना चाहूंगा कि क्रिस्टोफर इनकुंकू को एक बड़ा सा गैम्बल हो जाएगा। अगर क्रिस्टोफर इनकुंकू के लिए हम लोग लोन पे जाते हैं, मतलब रिमाइंडर ऑफ द सीजन हम लोग उसको लोन पे लेंगे, उसके बाद समर में वापस से उसको भेज देंगे, तो ऐसा अगर कुछ होता है तो चलेगा हम लोग के लिए। लेकिन अगर परमानेंट मूव के लिए क्रिस्टोफर इनकुंकू के पीछे हम लोग जा रहे हैं तो वहां पे आई डू नॉट वांट दैट टू हैपन। अभी ये देखने वाली बात होगी कि चेल्सी क्या मैथेस टेल के पीछे जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि दूसरे कुछ सोर्सेस ऐसे ही जो कि रिलायबल सोर्सेस नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसे ही र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं कि चेल्सी शायद जॉन डूरन के पीछे जाएगा। और ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि एस्टन विला शायद जॉन डूरन को जाने देंगे
जाएंगे अगर उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है तो। और यहाँ पे चेल्सी का नाम आ रहा है और दूसरी तरफ सऊदी प्रो लीग के क्लब्स की नाम आ रहे हैं, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि एस्टन विला से जॉन डूरान जाते हैं कि नहीं। और दूसरी तरफ चेल्सी से अगर कोई अपडेट है तो वो ये है कि एक्सेल डिसासी एंड जुआओ फेलिक्स ये दोनों शायद चेल्सी से एस्टन विला जा सकते हैं। जुआओ फेलिक्स को लेकर अभी तक कुछ कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं है एज सच, क्योंकि जुआओ फेलिक्स का जो जाना मतलब डिपार्चर फ्रॉम चेल्सी वो डिपेंड करता है चेल्सी के ऊपर। अगर चेल्सी जाने देता है जुआओ फेलिक्स को तभी वो जाएगा, वरना नहीं। लेकिन एक्सेल डिसासी मेड अप हिज माइंड और एक्सेल डिसासी शायद बहुत जल्दी ही एस्टन विला ज्वाइन कर लेंगे। तो इनकमिंग के मामले में देखना होगा कि चेल्सी में कोई प्लेयर ये जनवरी ट्रांसफर विंडो में आता है कि नहीं। मेरे ख्याल से एक गोलकीपर के पीछे, एक स्टेबल गोलकीपर के पीछे चेल्सी को तो जाना ही पड़ेगा। मतलब जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर नहीं भी जाते हैं चेल्सी, समर में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन एंजो मरेस्का का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एंजो मरेस्का ऐसा ही कह रहे हैं कि ही विल स्टिल बैक सैंचेज। एंड लेट बी ऑनेस्ट, चेल्सी के जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उस स्टैंडर्ड्स के मामले में सैंचेज इज नॉट दैट प्लेयर, क्योंकि वो इतना ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चेल्सी के पास इतने सारे गोलकीपर्स हैं भी एज ए बैकअप, उनको भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम नहीं क्या चूल है सैंचेज को ऐसे खिलाने का। 2500 के आसपास प्लेयर्स हैं टॉप यूरोपियन लीग्स में, जितने भी सारे क्लब्स हैं वो सारे क्लब्स में, उनमें से सैंचेज एक नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ कमिटिंग एरर्स इन द मैच। तो ये बहुत ही कंसर्निंग सा स्टैट है, क्योंकि देखिए बिलियंस खर्चा करने के बाद भी अगर ट्रांसफर मार्केट पे आप हमेशा 2-3 प्लेयर्स की शॉर्टेज आपको लग रहा है, 2-3 प्लेयर्स की कमी आपको खिल रही है, तो मेरे ख्याल से आपका जो ट्रांसफर प्लानिंग है वो ठीक नहीं है। तो इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने के बाद भी अगर इतने सारे इश्यूज अभी भी हैं चेल्सी में, जो कि दिख रहा है रिसेंट टाइम्स में कि वो लोग मैचेस नहीं जीत पा रहे या फिर रिजल्ट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर मैचेस में जैसे वो लोग खेलते हुए आ रहे थे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस सीजन, वो अभी चेल्सी में एकदम ही मिसिंग है। और अभी कोई भी चीजें चेल्सी में सही नहीं लग रहा है। तो इसीलिए देखने वाली बात होगी कि रिमेनिंग ऑफ द डेज इन द ट्रांसफर मार्केट चेल्सी क्या कोई प्लेयर के पीछे लाइक मैथ्यूस टेल ऐसे कोई प्लेयर के पीछे या फिर जॉन डूरान ऐसे प्लेयर्स के पीछे जाते हैं या नहीं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रांसफर अपडेट्स इन प्रीमियर लीग और कोई मेजर अभी ट्रांसफर अपडेट नहीं है, क्योंकि आर्सेनल भी कोई साइनिंग्स आर्सेनल में नहीं हो रहा है ऐसा ही लग रहा है अभी। और दूसरी तरफ लिवरपूल भी कोई साइनिंग नहीं कर रहे हैं। और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस ऑफ मोहम्मद साला, वर्जिल वैन डाइक, ट्रेंट ये सारे प्लेयर्स का शॉर्टेज नहीं हुआ है। और सुनने में ऐसे ही आ रहा है, बेन जेकब्स ने रिपोर्ट किया है कि अगर मोहम्मद साला का कुछ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं होता है लिवरपूल में तो शायद समर में मोहम्मद साला के पीछे सऊदी प्रो लीग क्लब्स आ सकते हैं, जो कि एक ह्यूज पॉसिबिलिटी है। तो यही देखने वाली बात होगी कि कैसे लिवरपूल इस सिचुएशन को डील करते हैं। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी 3 साइनिंग तो ऑलरेडी कर चुके हैं, चौथा साइनिंग भी वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं कहा था कि जुवेंटस से कैम्बियासो के पीछे वो लोग जाना चाहते हैं। और बहुत सारे सोर्सेस ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी बीड सबमिट कर चुका है फॉर कैम्बियासो, लेकिन कैम्बियासो अभी फिर से इंजर्ड हो चुके हैं। और अभी कोई क्रेडिबल सोर्सेस से ये न्यूज रिपोर्ट नहीं हुआ कि मैनचेस्टर सिटी आर रियली इन फॉर कैम्बियासो। तो अभी देखने वाली बात होगी कि मैनचेस्टर सिटी और किसी प्लेयर के पीछे ये विंडो में जाते हैं या नहीं, क्योंकि समर विंडो में तो आई एम श्योर वो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स मैनचेस्टर सिटी से मूव आउट करेंगे। और जितने भी सारे साइनिंग्स मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी कर चुके हैं वो सारे साइनिंग्स मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही है। ओमर मरमुश तो बहुत बढ़िया साइनिंग लगा मुझे, मतलब ही कैन बी अ रियली ग्रेट प्लेयर एट मैनचेस्टर सिटी। तो फिलहाल यही सारे अपडेट्स हैं फ्रॉम ट्रांसफर मार्केट। तो जितने भी सारे अपडेट्स को लेके मैंने बात किया, वो सारे अपडेट्स को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और कोई अगर मेजर ब्रेकिंग न्यूज आता है इन द ट्रांसफर मार्केट, आई विल ऑब्वियसली कवर दैट। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।